स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन की थी। अगर आपको याद हो तो कल हमने रुदरफोर्ड के बारे में दो लिमिटेशन देखी थी। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा वो ये बता नहीं पाए थे कि क्यों कोई भी एटम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दे रहा है। क्या होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, आइए देखते हैं। सो आज का बेटा हमारा टॉपिक यही है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो बच्चा लोग, एक्चुअली होता क्या है, आप जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं और सामने एक स्क्रीन रखते हैं तो आपको पता है कि ये वाइट लाइट यहाँ आते आते अपने 7 कलर्स में बढ़ जाती है। यहाँ पे पूरी मुझे डिफरेंट कलर्स की बैंड मिलती है, कंटिन्यूस बैंड। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेवलेंथ आपको मिल रही है। सारी वेवलेंथ का मतलब है सारे कलर्स। देखो मेजरली, जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया था, मेजरली 7 कलर्स है, बट उनके अलग अलग शेड्स भी यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो इस चीज़ को बेटा हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब अगर मैं एटम्स की बात करूं, इन एटम्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए दोनों स्पेक्ट्रम सेम जैसे ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट काफ़ी सेम होगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्यों इसको एमिशन कहा गया, क्यों इसको एब्जॉर्प्शन, आपको बताया जाएगा। चलिए, सॉरी, एमिशन में ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, दैट विल बी एक्सप्लेन। हम डिटेल में बात करेंगे एमिशन के लिए और उसी रेफरेंस में समझेंगे शॉर्ट में एब्जॉर्प्शन को। अब हुआ क्या बेटा, हमने ना एक कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए। इस गैस मॉलिक्यूल को हमने अच्छे से बर्न कर दिया, हीट दिया। क्या क्या हमने इसको हीट कर दिया। अब देखा गया कि हीटिंग के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कुछ रेडिएशन छोड़ रहे हैं। अब इन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के आगे कर दिया। हुआ क्या बेटा, इस समय वाइट लाइट को जब प्रिज्म के आगे किया तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना, सारे के सारे कलर मिले। लेकिन बेटा यहाँ पे सारे कलर नहीं मिले, यहाँ पे गिने चुने कलर मिले। यानी आप कह सकते हैं कि अगर ये स्पेक्ट्रम है, अगर ये बैंड है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कलर्स ही मिले। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई मिल गया, बी मिल गया, ऑरेंज मिल गया, बस। यानी कि कंटिन्यूस नहीं मिला, कुछ लाइंस मिली हमको। पहले हमने कुछ एटम्स को हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से एनर्जी ली होगी, उन्होंने एक रेडिएशन को छोड़ा। उस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म के आगे रखें तो हमें सारे कलर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ गिने चुने कलर्स ही मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट या तो लाइन स्पेक्ट्रम। when gas is heated, electrons absorb energy and emits radiation which gives the particular वेवलेंथ। देखो बेटा, ये जो लाइट है, कुछ कुछ कलर की लाइट मिल रही है, तो वो क्या हो गया, वेवलेंथ ही हो गया ना। कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ में, देखो यहाँ पे हमें बेटा सारे की सारी वेवलेंथ मिल रही थी, सारी की सारी, बट यहाँ पे सारी वेवलेंथ नहीं मिल रही, कुछ ही वेवलेंथ मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिख रहा है नीचे आप लोग को, यस, दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम या तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब ऐसा हुआ क्यों?
रुदरफोर्ड ये समझा नहीं पाए, लेकिन बोहर ने ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया। ठीक है, देखिए कि इसका क्या रीज़न है। अब बड़ा ताज्जुब की बात यह है देखो, चलो पहले मैं इसको मिटा दूं, आगे बढ़ें। अब देखो बेटा लोग, ये जो कलर्स हैं ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, अलग अलग गैस के लिए ये कलर्स अलग अलग होते हैं। द वेवलेंथ obtained are different for different gases। अलग अलग गैस के लिए बेटा वेवलेंथ अलग अलग है, मतलब ये कलर्स अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है, देयरफॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। बड़ा इस सेंटेंस को सिर्फ लर्न नहीं करना, इसको फील करो। हमने क्या बोल दिया, अलग अलग गैसेस के लिए वेवलेंथ अलग अलग है, कलर अलग अलग है। मान लो आपने हाइड्रोजन गैस डाला, ये 3 कलर मिले, क्लोरीन गैस डालोगे दूसरे 3 कलर मिलेंगे, नाइट्रोजन डालोगे दूसरे कोई कलर्स मिलेंगे। मतलब सेट ऑफ कॉम्बिनेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप जो आपके पास गैस है वो कौन सी है। हर गैस बेटा, सारे के सारे गैस है ना, ये कलर्स अलग अलग देते हैं, सेट ऑफ कलर्स। कोई आपको ब्लू, ऑरेंज और येलो दे देगा, तो कोई आपको ऑरेंज रेड दे देगा। मतलब जो सेट है वो अलग अलग है। तो कौन सा सेट आपको मिल रहा है उसके डिपेंडिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास मौजूदा गैस कौन सी है। इसलिए हमने बोल दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बड़ा ये गैस का कैरेक्टर दिखा रही है, कौन सा गैस है ये बता रही है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आवे ना, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द गैस, सो बाय डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या बाय द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम वी कैन रिकॉग्नाइज द गैस। समझ आ रहा है आपको? पक्का? अब ऐसा हुआ क्यों, आइए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। ओके अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस do not loses nor gains एनर्जी। बेटा जब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज या गेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको कोई एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब जरूर करेगा। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या होता है ग्राउंड स्टेट? बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। लिख लो डेफिनेशन चाहो तो, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। ग्राउंड स्टेट, the orbit in which electron is revolving around nucleus and which is revolving around nucleus and is stable। एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, इस stable and revolving around nucleus is called ground state। बेटा देखो जब वो ऊपर किसी ऑर्बिट में जाएगा ना तब भी वो रिवॉल्व तो करेगा लेकिन वहाँ पे वो स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है,
एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी हायर ऑर्बिट में जाता है, वहाँ पे भी वो रिवॉल्व तो करेगा फॉर अ माइन्यूट सेकेंड्स, बट वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये वर्ड लिखना जरूरी है। अगर आप ये स्टेबल वर्ड खा जाते हो और आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर एक वर्ड लिखना भूल गया, बिकॉज वही वर्ड है जो मेनली ग्राउंड स्टेट को डिफाइन कर रहा है। अब दूसरी एक चीज, ग्राउंड स्टेट का ये मतलब नहीं है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट भी ग्राउंड स्टेट है, तीसरा ऑर्बिट भी ग्राउंड स्टेट है उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वहां पे स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स अगर सेकंड में है और अगर स्टेबल है तो सेकंड ऑर्बिट उनके लिए ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन्स अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है लेकिन वहां पे स्टेबल है तो वो भी उसके लिए ग्राउंड स्टेट है। समझ आ रहा है? ग्राउंड स्टेट का मतलब एक्चुअली ऑर्बिट ही है जहां पे वो स्टेबली रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास। क्लियर? ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी, बड़ा किसी भी तौर से हीट एनर्जी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो, कोई भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। हो सकता है लाइट इस पे डालो तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव्स टू द एक्साइटेड स्टेट। अरे बाप रे सर, ग्राउंड स्टेट हजम नहीं हो रहा था, आप नवा स्टेट ले एक्साइटेड स्टेट। बड़ा एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड का मतलब क्या है? हायर एनर्जी स्टेट। जिस स्टेट में, जिस एनर्जी में ये रिवॉल्व कर रहा था, इसको एनर्जी मिली, इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये किसी हायर एनर्जी, अब वो हो सकता है कि इसका जस्ट नेक्स्ट वाला ऑर्बिट हो सकता है कि इसके दो छोड़ के ऑर्बिट हो, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। लास्ट टाइम देखा था ना हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा जितनी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। वही चीज आज हम देखने वाले फिर से, ठीक है। अब बेटा हो क्या रहा है, जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना, वहां पे वो अनस्टेबल हो जा रहा है। बट इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बिकम अनस्टेबल। बड़ा ये दुनिया का रूल है, दुनिया के अंदर जिसके पास भी ज़्यादा एनर्जी आई है ना वो अनस्टेबल हो गया है। जिसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया, वो भी छलकने लगता है ना। ये रूल है, दस्तूर है बेटा ये, चाहे ये इंसानों का हो, चाहे ये कोई एटम का हो, मैटर का हो। अब अनस्टेबल हो गया तो ये क्या ट्राई करेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने की। और स्टेबल बनाने के चक्कर में, स्टेबल देखो अनस्टेबल क्यों हुआ, बिकॉज इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब दोबारा से इसको स्टेबल होना है। सो ये क्या करेगा, उस एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को फिर से छोड़ेगा। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, हो सकता है उसने एक बार में एग्जाम्पल के तौर पे 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, वैसे इतनी नहीं करेगा, सपोज 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जरूरी नहीं है कि छोड़ते समय भी पूरी 10 एक साथ छोड़े। इट माइट पॉसिबल कि वो 10 की 10 एक साथ छोड़ रहा है, इट माइट पॉसिबल कि वो 5-5 करके छोड़ रहा है, इट माइट पॉसिबल कि पहले उसने 2 छोड़ा, फिर 5 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा। छोड़ेगा वो 10 ही, दैट्स फॉर श्योर, बट एक साथ छोड़ेगा या कुछ स्टेप वाइज छोड़ेगा। और अगर स्टेप भी, ऐसा भी नहीं है कि भाई 2-2 इक्वली छोड़ेगा, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है, रैंडम है, पूरी कहानी रैंडम चलेगी। अभी हम आगे देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन दिस अलग अलग सीरीज हमको मिलती है, लेमन सीरीज, पी फंड सीरीज, पूरा हम देखेंगे वो चीज़। बट इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल एंड टू बिकम स्टेबल it radiates energy, and fall back to the ground state। क्या हो रहा है समझ आया? एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर ऑर्बिट में गया, हायर से वापस एनर्जी छोड़ता हुआ आया, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे, अपने घर वापस आ गया। लेकिन चलो ये एमिशन हो रहा है ये समझ आया, लेकिन अभी भी यार इसका जवाब नहीं मिला कि क्यों हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है। देखो स्पेक्ट्रम मिलना चालू हो गया, रेडिएशन छोड़ा ना इसने, लेकिन क्यों लिमिटेड कलर्स ही मिल रहे हैं या पर्टिकुलर कलर्स ही मिल रहे हैं, गिने चुने, क्यों सारे नहीं मिल रहे हैं? उसका रीजन आइए। The energy radiated
इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन। अभी क्या होता है ट्रांजिशन, जरा देखते हैं, आइए। मान लो बेटा ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, ऑर्बिट्स गोल होते हैं मुझे पता है, जस्ट बताने के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है पहले ऑर्बिट में, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाता है वो थर्ड ऑर्बिट में। सो यहाँ से यहाँ जाने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। फिर वापस वो हो सकता है डायरेक्ट आ जावे, हो सकता है वो पहले सेकंड पे आवे, फिर सेकंड से वो थर्ड पे आवे, जैसे मैंने कहा स्टेप वाइज। तो ये एक ट्रांजिशन, ये दो और ये तीन, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना। अब हमने यहाँ क्या बोला है कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ये अपर ट्रांजिशन में तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब जब वो एनर्जी छोड़ रहा है, बट जब वो एनर्जी छोड़ रहा है एक ट्रांजिशन में वो उतनी ही एनर्जी छोड़ेगा जितनी दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होगा। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके, अब देखो इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सपोज इलेक्ट्रॉन is moving from first orbit to थर्ड ऑर्बिट। वो फर्स्ट से थर्ड पे गया, वहां पे जाके अनस्टेबल हुआ। देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट एंड ये तीसरा ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले यहां से यहां गया, अब बेटा वो वापस नीचे भी आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन दिखाएगा। होगा क्या कि इस समय की जो एनर्जी है, इस समय वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएटेड इज ऑलवेज द डिफरेंस। किसका डिफरेंस, बड़ा वो जहां से आ रहा है। इस ऑर्बिट को मैं ले लेता हूं चलो n1 ऑर्बिट, और इसको मैं ले लेता हूं n2। सो en2 माइनस en1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी ये छोड़ेगा। अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा ये जो एनर्जी छोड़ेगा, जो एनर्जी छोड़ रहा है वो किसके इक्वल है, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे अगर बेटा मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, जैसे कि हमने कल भी देखा था, सो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हम देखी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड के लिए हमने देखी थी 3.8 समथिंग, 3.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस थर्ड के लिए हमने देखी थी एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, 0.54, 0.37 ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। What actually we meant to say is कि ये जो एनर्जी है ना, ये कभी चेंज नहीं होगी। हाइड्रोजन का कोई भी एटम उठा लो, तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड में से फर्स्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो इसका डिफरेंस करेगा 0.285 माइनस 13.6, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी दे रहा है। अब बेटा अगर ये एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब डिफरेंस भी कभी चेंज नहीं होगा, पक्का। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, एक चीज हमें मालूम पड़ गई, दैट इज द एनर्जी रेडिएटेड इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन एटम। किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एटम के लिए जो एनर्जी छोड़ी जाएगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। ओके डन। अब बेटा एनर्जी छोड़ना मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना लाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स। एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यस और नो। तो बेटा क्या इन फोटॉन्स की एनर्जी को मैं hc/λ लिख सकता हूं, चैप्टर नंबर 11 यही देखा था हमने, एनर्जी छोड़ना दैट इज फोटोन।
एनर्जी छोड़ रहा है मतलब लाइट छोड़ रहा है ना, वही तो रेडिएशन हुआ। और लाइट के अंदर क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। सो एनर्जी किसकी हुई, फोटोन की हुई। सो फोटोन की एनर्जी क्या मैं ऐसे दे सकता हूं, सोच के बताना बेटा। देखो ये कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, इसका मतलब यहां पे लैम्बडा की जो वैल्यू मिलेगी वो भी तो कांस्टेंट हुई, लैम्बडा जो मिल रहा है वो भी कांस्टेंट हुआ। तो बेटा डिपेंडिंग ऑन ट्रांजिशन, देखो जब वो थर्ड से फर्स्ट पे आया, सेकंड से फर्स्ट पे आया, या हो सकता है इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट हो, फोर्थ से फर्स्ट पे आया, हर समय क्या लैम्बडा फिक्स होगा, हर समय का लैम्बडा, हर समय की वेवलेंथ फिक्स होगी। वेवलेंथ फिक्स हो गई मतलब एनर्जी फिक्स हो गई। इसका मतलब लैम्बडा ही तो हमको कलर ऑफ लाइट देता है। अगर लैम्बडा फिक्स है इसका मतलब जो कलर मिल रहा है वो भी फिक्स है। क्या सारे के सारे लैम्बडा यहां मिलेंगे, नहीं, सिर्फ इस डिफरेंस के इक्वल वाले ही लैम्बडा मिलेंगे, सारे नहीं मिल रहे हैं। और यही रीजन है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इसलिए मिल रहा है कि जो एनर्जी रेडिएट किए जा रही है वो इनके डिफरेंस के इक्वल होती है, और इनके डिफरेंस के इक्वल, इनका डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। सो एनर्जी रेडिएशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो चेंज नहीं होगी। एंड अल्टीमेटली वेवलेंथ ही तो हमको कलर देता है, समझ आया। देयरफॉर यहां पे आप लिख देना, देयरफॉर the energy of photon, that is the wavelength of radiation is fixed. That is why, yeah, so we get discrete spectrum या तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम। समझ आया, पक्का। चले हाइड्रोजन के लिए ना इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब मिटाऊं मैं, ठीक है। चले बच्चे लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए कि ट्रांजिशन एग्जैक्टली कैसे करेगा वो। फॉर हाइड्रोजन एटम मान लो बेटा कि अलग अलग ट्रांजिशन हम लेवल ले लेते हैं। पहली बार में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड टाइम में वो यहां से यहां आ रहा है, थर्ड टाइम में यहां से यहां आ रहा है। तो हर केस में कितनी एनर्जी रेडिएट होगी ये हमें फाइंड करना है, और उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। वैल्यूज आप बाद में कैलकुलेट करेंगे, खाली मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन, अब बेटा देखो एक चीज याद रखना, जहां पे एनर्जी ज्यादा है उसको आप N2 लेंगे। हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू En2 माइनस En1। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जहां से वो निकल रहा है वो N2 ऑर्बिट, N मतलब ऑर्बिट, और जहां से वो निकल रहा है वो N1। मैं हमेशा N2 N1 दूंगा, ऐसा नहीं कि 3 को भी N3 दे दूंगा। ये कॉमन एक जनरल फॉर्मूला है। एनर्जी जहां से निकला 1 जहां पे पहुंचा, ठीक है, ओके। सेकेंड ऑर्बिट की बेटा देखो इसकी एनर्जी भी लिख लेते हैं, -13.6, इसकी है -3.8 1 समथिंग, इसकी है -0.85, इसकी है -0.54, ओके। सो ये यहां से यहां आया -3.81 माइनस -13.6 -3.81 माइनस प्लस 13.6। इसका आप जो भी आंसर आवे, ये 10 में से 1 गया 9, 15 में से 8 गया 9, फिर सॉरी यहाँ से होगा ना, ये करना है ना, सॉरी हाँ 9, 15 में से 8 गया 7, 12 में से 3 गया 9, 9.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रेडिएट हुई जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में गया। और इस समय का लैम्बडा क्या आप ढूंढ सकते हैं, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय 9.79, जो भी आवे इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे ही फॉर सेकंड ट्रांजिशन, बेटा सेकंड ट्रांजिशन के लिए मेरा N2 3 थर्ड है और N1 कितना है फर्स्ट,
देखो कहां से कहां आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, सो थर्ड वाला N2 बन जाएगा और जहां पे आ रहा है वो N1 बन जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये ऑर्बिट का नंबर नहीं दिखा रहा है। 2 का मतलब कहां से आ रहा है, 1 का मतलब कहां पे जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, सो एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू -0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6। सिमिलरली आप बेटा यहां से भी आगे कैलकुलेट कर सकते। सो वैसे आपको जितने भी ट्रांजिशन बोले जाए, कोई भी ऑर्बिट से कोई भी ऑर्बिट तक आप ट्रांजिशन की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हेन यू कैन गेट या व्हेन वी कैन गेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ट्रांजिशन हो रहा है, हर समय लैम्बडा अलग अलग आएगा, किस समय लैम्बडा सबसे बड़ा आएगा और किस समय लैम्बडा सबसे छोटा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बहुत इजी है। शॉर्टेस्ट उस समय मिलेगा जब ट्रांजिशन लंबा होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, और लॉन्गेस्ट लैम्बडा उस समय होगा जब ट्रांजिशन छोटा होगा। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, समझ आ रहा है? इसका मतलब बेटा हमारे इस एग्जांपल में शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन ये है और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन ये है, यानी इस समय का जो लैम्बडा मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा और इस समय का जो लैम्बडा मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। समझ आया? आप है ना, इसकी वैल्यू और इसके बाद वाले के लिए वैल्यू निकालना, आपको लैम्बडा सबसे ज्यादा उसके लिए मिलेगा। अभी का लैम्बडा जो आएगा उससे छोटा ये और उससे छोटा आगे वाला होगा, मतलब ये ट्रांजिशन के लिए। समझ आ रहा है? क्लियर? और बेटा आज की आखिरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे, कोई भी ऑर्बिट से, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से, कोई भी ऑर्बिट में से जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो बड़ा उस समय हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। हम हमारे अगले लेक्चर में और भी कुछ सीरीज देखेंगे, उनके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? लेमन सीरीज। कब? जब ट्रांजिशन कोई XYZ ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब। लेमन सीरीज कब मिलती है? जब ट्रांजिशन nth ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब। nth मतलब सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कोई भी ऑर्बिट से। क्लियर? तो हमने आज क्या देखा कि गैस पर्टिकुलर समय पे पर्टिकुलर लैम्बडा दे रही है, पर्टिकुलर लाइट दे रही है। क्यों दे रही है? बिकॉज वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लौटते समय, वो रेडिएशन फिक्स है। क्यों फिक्स है? बिकॉज वो इक्वल होता है डिफरेंस के, और डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी कभी चेंज नहीं होती फॉर अ गिवन एटम, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी वजह से ये एनर्जी चेंज नहीं होगी, दैट इज वाई लैम्बडा चेंज नहीं हो रहा, लैम्बडा फिक्स है। गेटिंग? एंड हर एटम में बेटा ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है, इसीलिए लैम्बडा भी हमें हर एटम के लिए अलग अलग मिलता है। हम देखा था ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी? बिकॉज अलग अलग के लिए हमें लैम्बडा अलग अलग मिल रहा है, मतलब कलर अलग अलग मिल रहा है। गॉट इट? तो बच्चा लोग, अब इतना सब होने के बाद हमने अभी भी एक फॉर्मूला देखी थी कि अगर फोर्थ ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई आ रहा है तो हमने क्या था, उसकी एनर्जी पुट अप करनी। अब मान लो कि कोई XYZ एटम है या हाइड्रोजन एटम नहीं है, और उस केस में अगर आपको बोला गया है कि आप ट्रांजिशन एनर्जी निकालिए, लैम्बडा निकालिए। मान लो कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन में आपके सामने लिख लेता हूं। अब मान लो कि हमको कुछ बोला हुआ है कि कोई एटम है, उसके लिए आप फोटॉन्स जो निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, उस समय जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, उस समय कितनी एनर्जी निकल रही है, क्या उसका वेवलेंथ है, कैसे फाइंड करेंगे? बेटा कल हमने देखा था, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कैसे फाइंड की जाएगी? En2 माइनस En1, दोनों ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस। ठीक है? अच्छा, एनर्जी के बदले क्या हम लिख सकते हैं? hc बाय लैम्बडा।
इज इक्वल टू, बेटा किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ढूंढने का हमने एक तरीका देखा था, -13.6 n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। ओके सॉरी, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब ये यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 -13.6 z स्क्वायर बाय n 2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो ये कोई भी एटम हो सकता है, और यहाँ पे 1 2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट नहीं है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, जहां से निकल रहा है जहां पे जा रहा है। अब क्या करते हैं, चलो स्पेशली हम बेटा बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। क्यों? बिकॉज बोहर की जो थियरी थी वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड थी, ये हमने देखा था लास्ट टाइम, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में। यहां से काम करते हैं, -13.6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, तो वो तो वैसे ही निकल गया, Z1 यानी Z का 1 का स्क्वायर 1, क्या बचा? 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। प्लस मत कर देना बेटा, ये मैंने माइनस लिखा है, तो ये पूरे माइनस के साथ इसको कॉमन ले लिया। अच्छा बेटा, मुझे अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? लैम्बडा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये HC को सिर्फ यहाँ ले गए, अल्टीमेट लैम्बडा ढूंढना है, मैं उसको पूरा नीचे लेके आया था। अब इस टाइप से कर रहे हैं, HC को यहाँ ले गए, -13.6 अपॉन HC, इसको एज इट इज रखते हैं। इस बार मैं इसको यहाँ लेके नहीं आया हूँ, इसको यहाँ लेके गया, ठीक है। 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लेते हैं, तो जाके इसकी वैल्यू आएगी 1.09 इंटू 10⁷, 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, एंड इसको हम बोलेंगे बेटा R, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। कौन सी चीज? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू R 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। हम क्या करेंगे बेटा, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया जावे कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ से सेकंड, कोई भी ऑर्बिट दिया जावे, आपको सिंपली वैल्यू रखनी है, RQ रखनी है, और आपका लैम्बडा आपको मिल जाएगा। वैल्यू ढूंढने के बाद क्या करना पड़ेगा? खाली इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। और इसको भी अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे भी और अच्छा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां तक आपका क्लियर हुआ? ओके बेटा, अब क्या करते हैं, ये जो माइनस आ रहा था इसको भी अंदर डाल देते हैं। सो फाइनली हमारी फॉर्मूला हो जाएगी 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू R, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख लेते हैं 1 बाय n2 स्क्वायर। अब बेटा ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये R की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इससे भी इसी वैल्यू बेटा, अगर मैं रेसिप्रोकल करूं 1 बाय R का, तो वो आएगा 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये याद रखना है 1 बाय R इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, आइए वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। मान लो कि यही चीज हमको हाइड्रोजन एटम के लिए करनी है, अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए, ठीक है। देखो बच्चों लोग, अगर आपको यहां से कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें एंड आंसर फाइंड करें, अगर यहां से कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो। ओके, क्वेश्चन यही है, हमें लैम्बडा फाइंड करना है। पहले ट्रांजिशन ले रहे हैं हम लोग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, और सेकेंड ट्रांजिशन हम ले लेते हैं फोर्थ टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या देखी, हमको लैम्बडा चाहिए, सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें n2 जहां से आ रहा है, n1 जहां पे जा रहा है, याद रखें, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज और देखो, हमने कौन सा H एटम बोला हुआ है। अगर मान लो कोई दूसरा एटम है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला में RZ स्क्वायर रहेगा, इसको एक करेक्शन कर लेना।
आर जेड स्क्वायर। क्यों? अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में हमने जेड की वैल्यू 1 रखी थी, 1 का स्क्वायर 1, इसलिए वो हटा दिया था। समझ आ रहा है? तो जेड लगाना है अगर कोई अदर एटम की बात की जा रही हो। हाइड्रोजन में जेड लगाओ तो जेड के बदले 1। ओके, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर। अभी एज इट इज रखो, कोई टेंशन मत लो। जेड के बदले 1 स्क्वायर, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एटम है, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 अपॉन, बेटा इस बार सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा। 1 माइनस 1 बाय 2। क्यों ऐसा हुआ, समझ आया? बेटा n2 मतलब जहां से निकल रहा है, ऑर्बिट जहां से आया। देखो ये चीज याद रखो, n1 n2 n3 n4, हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ रहा है। सो ये n2 n1। अब अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आता, तो ये हमारे लिए n2 बन जाता फॉर्मूला के लिए। बेटा ये n1 n2 n3 ये ऑर्बिट दिखा रहा है, बट फॉर्मूला के लिए 2 मतलब जहां से निकल रहा है, 1 मतलब जहां पे जा रहा है। समझ आया आपको? पक्का? ठीक। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है? 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, ये 1, हाँ सॉरी 2 का स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 1 3 बाय 4। बोलो सही है? देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, 1 माइनस 1 बाय 4, एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1 3 बाय 4। मुझे क्या ढूंढना है बेटा? मुझे लैम्बडा चाहिए। एक काम करते हैं, इस पूरे का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1 बाय आर 4 बाय 3। बोलो है कि नहीं? इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। अब बेटा 1 बाय आर की वैल्यू हमको पता है 911 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्बडा जो आएगा वो भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। इनटू 4 बाय 3, क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, बट जो भी है अब इसका आंसर ला सकते हो। कितना आंसर आएगा? करो कैलकुलेट। ये 4 36 डिवाइड बाय 3 1 2 1 4 12.266 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया लैम्बडा। कब? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट जा रहा था तब। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट। तो बेटा ये हो गया मेरा अब की बार n2 और ये हो गया अब की बार मेरा n1। चलो देखते हैं इसके लिए आंसर क्या आएगा। सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर, जेड हाइड्रोजन है तो जेड वही का वही, 1 बाय n1 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सही है? चलिए बड़े आ गए। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो आर को ना एंड तक वैसे का वैसा है, लास्ट में हमको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, तब हम उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 माइनस 1 3, सो 3 बाय 16। अब रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय आर 16 बाय 3, और 1 बाय आर की जगह हम क्या रख देंगे 911 एंगस्ट्रॉम इंटू 16 बाय 3। इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है 4858.66 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चा लोग, तो ऐसे आपको कोई भी एटम के लिए कोई भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक के लिए क्वेश्चन आवे तो आप इजीली ऐसे आंसर ढूंढ सकते हो। क्लियर? ओके बच्चा लोग, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले फाइंड लैम्बडा ऑफ फोटोन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन फॉल्स, या ऐसा बोल दिया जावे फाइंड क्या कैलकुलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या तो फिर मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम, बस इतना ही बोला है। हाइड्रोजन एटम के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी वो बताना है।
अच्छा, अगर आपको बच्चा लोग याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होती है, जब ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट होता है। क्या चीज? ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट। अब बेटा ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट कब होगा, जब वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। समझ आ रहा है? तो पहले हमको डायरेक्टली बोल दिया कि 2 से 1 में जा रहा है तो लैम्बडा फाइंड करो। अब हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 2 से 1 के लिए आंसर वही आएगा, बट अब की बार यूज क्या होगा वर्ड लॉन्गेस्ट। अच्छा, अगर मान लो लॉन्गेस्ट के बदले शॉर्टेस्ट बोल दिया होता, मान लो कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोल दिया होता और यहाँ पे मिनिमम बोल दिया होता, तो बेटा उस समय के लिए ट्रांजिशन कैसी होती है, लॉन्गेस्ट। अरे लॉन्गेस्ट से भी समझ नहीं आ रहा कि यार कौन से ऑर्बिट से आना चाहिए, 4th से 5th से 10th से 20 से, कहां से पता नहीं ना। तो उस समय के लिए याद रखना, इस समय के लिए हम इंफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है। कहां पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। क्लियर? तो बस चलो शुरू हो जाते हैं। ये हो गया मेरा बेटा n2 और ये हो गया n1। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड के बदले 1, 1 अपॉन n1 कितना है 1 स्क्वायर माइनस n2 इंफिनिटी स्क्वायर। बेटा इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी और 1 अपॉन एनी इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। क्या बचा है यहाँ पे r इंटू 1। मुझे लैम्बडा चाहिए, रेसिप्रोकल कर दो, सो आ जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम। समझ आया? सो ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, या आप कह सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ। क्लियर? अब बेटा ये जो ट्रांजिशंस है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट पे ही जावे। इट माइट पॉसिबल कि ये सेकंड तक ही जावे। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड में उसका ग्राउंड स्टेट है, तो रिटर्न भी सेकंड में ही होगा। देखो जरा सुन, ये बेटा मैं एनर्जी लेवल्स बना रहा हूं। फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। हमें देखा था ना कि धीमे धीमे एनर्जी कम होती जाती है। n इज इक्वल टू 6। अब बेटा हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधा फर्स्ट में ही आवे। अगर मान लो कि कोई भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट में आ रहा है, क्या चीज, कोई भी XYZ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है, तो इस समय जो ये लैम्बडा का आपको मिले डिफरेंट पर्टिकुलर लैम्बडा, देखो आपको अलग अलग लैम्बडा मिलेंगे बट पर्टिकुलर होंगे, फिक्स होंगे। सो बेटा उस समय जो सीरीज हमको मिल रही है उसको हम कहते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलेंगे उसको, लेमन सीरीज। बेटा ये एक अल्ट्रा वायलेट लाइट छोड़ेगा, यह रेडिएशन छोड़ रहा है लेकिन कैसे, अल्ट्रा वायलेट। अब मान लो बेटा कि फर्स्ट पे नहीं आ रहा है बट सिर्फ सेकंड पे जाके रुक जा रहा है, थर्ड से सेकंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो सेकंड ऑर्बिट से एक्साइट हो रहा है तो वो डी एक्साइट भी सेकंड ऑर्बिट तक ही होगा, ये यहां तक, ये यहां तक। सो इसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। सिमिलरली बेटा हो सकता है कि कोई सिर्फ थर्ड ऑर्बिट तक आ रहा हो। अगर थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा जो एक्साइट हो रहा है तो डी ऑक्साइड होकर वापस थर्ड पे ही आएगा, तो उसको हम बोलेंगे पास्कन सीरीज। अच्छा एक चीज और बेटा, बाल्मर सीरीज जो है वो हमको विजिबल लाइट देती है। कैसी, अब पास्कन सीरीज जो है बेटा वो हमको लो इंफ्रारेड वेव्स देती है। कैसी देगी, लो इंफ्रारेड। नहीं, वो विजिबल नहीं होगी, सिर्फ ये वाली विजिबल होगी और कोई नहीं। यानी जो आप रेड येलो ग्रीन सब देखते हो ना, वो बाल्मर सीरीज के लिए होता है। अब इसके बाद भी है बेटा, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं
लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फास्कन सीरीज, फिर इसके बाद आता है ब्रैकेट सीरीज, फिर आएगा पीफंड सीरीज, और फिर लास्ट में आएगा हुम्फ्रे सीरीज। अब इसके लिए ट्रांजिशन कहां से कहां तक है? ट्रांजिशन देखो जो N2 है, मतलब अब मैं चलो एक काम करता हूं, ये एक्साइटेड स्टेट लिख लेता हूं और यहां पे ग्राउंड स्टेट लिख लेता हूं। बेटा लेमन की सीरीज, लेमन के समय एक्साइटेड तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, बट ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा? 1। बाकी सब में ये तो इन्फिनिटी रहेगा, बिकॉज नहीं रुकिए, बाल्मर सीरीज में एक्साइटेड स्टेट देखो इसमें इन्फिनिटी होगा लेकिन 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, 1 वाला जो होगा वो एक्साइटेड 1 होगा, वो तो वही रहेगा। बाल्मर सीरीज में एक्साइटेड वाला 2 से बड़ा होगा, इन्फिनिटी होगा लेकिन कंपलसरी ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? बड़ा फर्स्ट ऑर्बिट वाला सेकंड में जाएगा थोड़ा ना वो बाल्मर सीरीज देगा, या सेकंड वाला सेकंड में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सेकंड वाला सेकंड में आ गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए इस समय जहां से निकल के आ रहा है वो 2 से ज्यादा होगा एंड ग्राउंड स्टेट 2 होगा। इसके समय ग्राउंड स्टेट 3, इसके समय ग्राउंड स्टेट 4 5 एंड फाइनली 6। हुम्फ्रे के समय 6, ये 5 4 3 2 1। समझ आया? गेटिंग? थोड़ा इस टाइप से हमको लो सीरीज मिलेगी, एंड यस ये दोनों भी लो इंफ्रारेड होंगे। ये हुम्फ्रे सीरीज है वो हाई इंफ्रारेड होगा, मतलब इंफ्रारेड मिलता है लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? अब बेटा अगर आपको मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर H एटम फॉर बाल्मर सीरीज। देखो अब मेंशन कर दिया है कि बाल्मर सीरीज, तो बेटा बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो एक्चुअली N1 इज इक्वल टू 2 तो फिक्स हो गया। फॉर्मूला में N1 N2 आ रहा था ना, N2 जहां से निकला, N1 जहां पे आया, तो बाल्मर में कहां पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, सो N1 की वैल्यू 2 फिक्स हो गई। और बेटा शॉर्टेस्ट पूछा है, मतलब ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कब होगा? जब वो इंफिनिटी से आएगा, सो N2 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप मैं लेमड़ा निकाल सकते हो आप लोग, RZ² अपॉन 1/N1² माइनस 1/N2²। ये आपको खुद करना है जो भी इसका आंसर आए। क्लियर? आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है। ओके वैसे लोग अभी चैप्टर का बस आखिरी टॉपिक, नंबर ऑफ ट्रांजिशन या नंबर ऑफ वेवलेंथ। देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो डायरेक्टली आ जाए। एज पर एग्जाम्पल, डायरेक्टली अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर बैठा हुआ है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली यहां आ जाए, हो सकता है कि वो पहले यहां आवे और फिर यहां से यहां आवे। तो कितने ट्रांजिशन मिले बेटा? ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस समय ट्रांजिशन कितने हो गए? 3। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो हो सकता है वो ऐसा हो, डायरेक्टली आ जावे, या थर्ड पे आवे, सेकंड पे आवे, फर्स्ट पे आवे, या ऐसा भी हो सकता है बेटा पहले सीधा सेकंड पे आवे बाद में फर्स्ट पे आवे। कितने ट्रांजिशन हुए? 1 2 3 4 5 6। सही है? कितने ट्रांजिशन हो बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये जो ट्रांजिशन है ना ये कॉमन रहेगा। इस समय जो वेवलेंथ होगी, देखो सेकंड से फर्स्ट में जो वेवलेंथ मिलेगी बेटा वही वेवलेंथ तो यहां भी आएगी। हमने क्या कहा था कि डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, डिफरेंस चेंज नहीं होगा मतलब वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। यस और नो? तो इसलिए हम इनको एक ही मान के चलेंगे, जो रिपीट हो रहा हो उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे।
सो अल्टीमेटली कितने ट्रांजिशन हुए, ये 1, ये 2, यहां से यहां 3, ये यहां से यहां आ रहा है 4, ये 3 और ये 5, टोटल कितने हुए, 5 ट्रांजिशन। क्लियर। अब देखो बेटा ऐसे तो 7th ऑर्बिट 10th ऑर्बिट कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो उसकी एक शॉर्टकट फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू n2 माइनस n1, नीचे लिख लेता हूं, n2 माइनस n1 एंड इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जहां पे n2 क्या है, जहां से निकल रहा है, n1 क्या है, जहां पे जा रहा है। ठीक है, चलो इसके लिए ट्राई करते हैं। n2 की वैल्यू 4 ले लो और n1 की वैल्यू 1 ले लो, इसमें पुटअप करो, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 3, ये 1 से 1 गया, 4 बाय 2, ये 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब क्या बात हुई, देखो यहाँ पे एक और तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल है। कैसा बेटा, पहले ये 3 पे आएगा और डायरेक्टली 1 पे चला जाएगा, एक और ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ ना। अब देखो मैं इसमें इसको काउंट नहीं करूंगा, क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ काउंट हो चुका था। सो यहाँ इस समय जो लैम्बडा आएगा वही इस समय भी आएगा, तो ये काउंट होगा नहीं, ये वाला काउंट होगा आपकी बात, इसलिए टोटल ट्रांजिशन 6। समझ आया आपको। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं 10th से 2nd पे आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब हायर वैल्यू चली जावे ना, सो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको मदद करेगा। ठीक है बच्चा लोग, अब लास्ट चीज है बेटा एब्जॉर्प्शन एमिशन। देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किसी हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं, तब भी बेटा वो कुछ रेडिएशन छोड़ रहे हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि वो जब एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहे हैं, उस समय जो रेडिएशन छोड़ रहे हैं उसकी वेवलेंथ एमिशन की वेवलेंथ से अलग होती है। तो एब्जॉर्प्शन एमिशन का मतलब है, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, हायर ऑर्बिट में जाना, और हायर ऑर्बिट के समय जो रेडिएशन छोड़ रहा है उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। एक चीज याद रखना, एब्जॉर्प्शन में और एमिशन में लैम्बडा वेवलेंथ अलग अलग होती है, कलर्स अलग अलग होते हैं। आपको याद बेटा, तो मैंने पहले बताया था कि जो कलर हमें पहले मिले थे वो कलर बाद में नहीं मिले, मिसिंग थे। क्यों मिसिंग थे, बिकॉज एब्जॉर्ब करते समय हो सकता है वो डायरेक्टली फर्स्ट से फोर्थ पे चला गया हो, आते समय हो सकता है कि वो ऐसे आया, डायरेक्ट ना आया हो। मैंने क्या बोला, जाते समय उसको इतनी खासी एनर्जी मिली कि इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला गया 4 तक, लेकिन लौटते समय डायरेक्ट नहीं आया, या तो ऐसे आया होगा या ऐसे या ऐसे। इन सभी केसेस में लैम्बडा अलग अलग है, मतलब कलर अलग अलग है। सो जो लैम्बडा इस समय मिला वो इस समय नहीं मिला। अगर डायरेक्ट आता ना तो मिलता, बट डायरेक्ट जनरली देखा गया डायरेक्ट नहीं आता। इसीलिए हमने कहा कि इस समय जो लैम्बडा मिलेगा, जो वेवलेंथ, जो कलर, वो कलर और वो वेवलेंथ यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्लियर बेटा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ही पूरा होता है। अच्छे से पढ़िए, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, नोट्स रेफर कीजिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू।